आज हम भारत के एक बहुत ही प्रभावशाली विचारक और नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनके विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। खासतौर पर हम उनके उस एक कथन को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इतिहास में मुझे लगता है एक अमिट छाप छोड़ी है। मिस्टर गांधी, मैं सबसे पहले अपने समाज को रखता हूँ। बिल्कुल। और ये एक ऐसा बयान है जिसे अक्सर या तो ठीक से समझा नहीं गया या फिर बिल्कुल ही गलत समझा गया है। हाँ, संदर्भ से हटाकर देखा जाता है कई बार। बिल्कुल। इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई टकराव हो या वो अलग होना चाहते थे, जबकि इसके पीछे तो सदियों का दर्द था, है ना, और आत्मसम्मान की एक बहुत गहरी तलाश थी। एकदम सही कहा आपने। हमारी आज की जो ये बातचीत है इसका आधार है मार्टिन किम्बो की किताब अम्बेडकर्स क्रूसेड, इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके कुछ जरूरी हिस्से हम देखेंगे और ये किताब यही बताती है कि बाबा साहब का ये कहना महज विरोध नहीं था, ये उन करोड़ों लोगों की आवाज थी जिन्हें जिन्हें सदियों से दबाया गया, अपमानित किया गया। ये उस इज्जत की, उस आत्मसम्मान की घोषणा थी जो वो अपने समाज के लिए चाहते थे। हाँ, और किताब ये भी साफ करती है कि बाबा साहब का नजरिया कोई छोटा मोटा स्वार्थ नहीं था। ये न्याय की मांग थी, बराबरी की मांग थी। उनका मूल तर्क ये था, और स्रोत ये बार बार बताता है, कि जब तक समाज का सबसे निचला तबका, सबसे पीड़ित, जिसे उन्होंने बहिष्कृत कहा, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, हाँ। तक भारत एक सच्चा लोकतंत्र बन ही नहीं सकता। उनका अपने समुदाय पर जोर देना असल में पूरे देश को मजबूत करने की कोशिश थी। वो मानते थे कि कोई भी देश अपनी सबसे कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। ये बहुत अहम नजरिया है। अच्छा, तो इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। बाबा साहेब का अपने समाज को प्राथमिकता देना, ये इतना जरूरी क्यों हो गया था उनके लिए, खासकर तब जब गांधी जी जैसे बड़े नेता उन्हें और उनके समुदाय को मतलब हिंदू समाज का ही एक हिस्सा मानते थे। स्रोत क्या कहता है इस पर? उनका नजरिया इतना अलग क्यों था? देखिए, अम्बेडकर्स क्रूसेड इस बात को बहुत साफ तौर पर सामने रखती है कि बाबा साहब के लिए ये कोई किताबी बहस नहीं थी या कोई राजनीतिक चाल नहीं थी। ये उनके और उनके करोड़ों लोगों के होने का, उनके वजूद का सवाल था, उनकी मानवीय गरिमा का सवाल था। किताब में उनके शब्द भी हैं जहां वो कहते हैं कि भाई, अगर हिंदू धर्म में मेरी जाति को इंसान मानने की जगह ही नहीं है, अगर हमें बुनियादी इंसानी हक नहीं मिलते, तो मुझे ऐसे धर्म में रहने का कोई कारण नजर नहीं आता। ये बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। वो किसी भी पहचान को, चाहे वो धर्म की हो, समाज की हो, सिर्फ इसलिए मानने को तैयार नहीं थे कि वो पुरानी है, परंपरा है। यानी वो सवाल उठा रहे थे परंपरा पर भी, अगर वो इंसानियत के खिलाफ थी। बिल्कुल। उनका पहला और सबसे बड़ा मकसद था अपने समाज के लोगों को पहले इंसान का दर्जा दिलवाना। उन्हें वो इज्जत, वो आत्मसम्मान वापस दिलाना जो जाति व्यवस्था ने उनसे छीन लिया था। किताब बताती है कि वो चाहते थे कि जिन्हें हमेशा दूसरों ने नाम दिए हैं, अछूत, दलित, बहिष्कृत, वो अब अपनी पहचान खुद बनाएं। किसी और की दी हुई पहचान या दया पर जीना उन्हें मंजूर नहीं था। हाँ। इसीलिए गांधी जी जब उन्हें हरिजन कहते थे तो बाबा साहेब को वो ठीक नहीं लगता था। वो उसे अस्वीकार करते थे, क्योंकि ये नाम भी किसी और ने दिया था और उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़प्पन दिखाने वाला भाव था, बराबरी का नहीं। अच्छा, तो ये पहचान और आत्मसम्मान, ये उनके पूरे संघर्ष के केंद्र में थे। और फिर इसी आत्मसम्मान को पाने और बराबरी का हक हासिल करने के लिए उन्होंने अपने समाज को एक रास्ता भी दिखाया। उनके वो मशहूर 3 मंत्र, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। स्रोत इस पर कैसे रोशनी डालता है कि ये तीनों उनके लिए इतने जरूरी क्यों थे? अम्बेडकर्स क्रूसेड इस बात पर जोर देती है कि बाबा साहेब जमीन से जुड़े नेता थे, बहुत यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि जिस समाज को सदियों से दबाया गया है, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई बाहर से आकर मदद नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले शिक्षा। किताब बताती है कि उनके लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना नहीं था। ये चेतना जगाने का जरिया थी, अपनी हालत को समझने का, अपने अधिकारों को जानने का और अपनी सोच को आजाद करने का तरीका। इसीलिए तो उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल खोले। ज्ञान उनके लिए सबसे बड़ा हथियार था, सशक्तिकरण का। और फिर संगठन, उसका क्या महत्व था? हाँ, संगठन, क्योंकि वो जानते थे कि अकेले अकेले आवाज उठाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, बिखर जाएगी आवाज। सही बात है। संगठित होने पर ही ताकत आती है, एक कलेक्टिव पावर बनती है जिससे आप व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। ये सब कोशिशें थीं संगठन के जरिए शक्ति जुटाने की। और आखिर में संघर्ष, क्योंकि बाबा साहब का मानना था, और किताब इसे कई उदाहरणों से बताती है, कि अधिकार कभी भीख में नहीं मिलते, उन्हें हासिल करना पड़ता है।
लड़ना पड़ता है उनके लिए, व्यवस्था से टकराना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ मंदिरों में जाने के लिए, पूजा पाठ करने या सवर्णों का मन बदलने का इंतजार करने से छुआछूत खत्म नहीं होगी। नहीं होगी। इसके लिए कानून की लड़ाई लड़नी होगी, समाज में आंदोलन करने होंगे, राजनीतिक दबाव बनाना होगा। महार सत्याग्रह जो था वो इसी संघर्ष का एक बड़ा प्रतीक था। और जब संघर्ष और कानून की बात आती है तो फिर भारतीय संविधान का जिक्र तो करना ही होगा। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका तो खैर ऐतिहासिक है। अंबेडकर्स क्रूसेड क्या बताती है इस बारे में कि उन्होंने कैसे ये पक्का किया कि सदियों से जो दबी हुई आवाजें थीं वो संविधान के मूल सिद्धांतों में शामिल हों, खास तौर पर अनुच्छेद 14, 15 और 17। इनका क्या महत्व है? देखिए, ये अनुच्छेद सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं। किताब तो इन्हें बाबा साहेब के जीवन भर का जो संघर्ष था, उनका जो दर्शन था, उनकी आत्मा का निचोड़ बताती है। स्रोत में लिखा है, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं थे, यह बाबा साहब की आत्मा थी जो संविधान के हर शब्द में जीवित थी। अनुच्छेद 14 जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है पूरी तरह से। और सबसे अहम अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को, छुआछूत को किसी भी रूप में मानना एक सजा लायक अपराध घोषित करता है। ये सब सीधे सीधे उन सामाजिक बुराइयों पर चोट थे जिनके खिलाफ बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। किताब बताती है कि उन्होंने संविधान सभा की बहसों में बहुत मजबूती से इन बातों को रखवाया। वो जानते थे कि सिर्फ कागज पर अधिकार देना काफी नहीं है, लेकिन ये पहला जरूरी कदम है। ये वो कानूनी हथियार थे जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को दिए। हाँ, पूना पैक्ट, वो समझौता जो गांधी जी के आमरण अनशन के बाद हुआ, बाबा साहब के लिए वो एक बहुत ही मुश्किल, बहुत दर्दनाक फैसला था। एम्बेडकर्स क्रूसेड बताती है कि बाबा साहब का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र ही उनके समाज का सही राजनीतिक प्रतिनिधित्व पक्का कर सकते हैं। जहां दलित सिर्फ दलितों को चुने। हाँ, जहां दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुने और वो प्रतिनिधि सिर्फ दलितों के प्रति जवाबदेह हों। लेकिन गांधी जी का अनशन था, देश भर से दबाव था, तो उन्हें जॉइंट इलेक्टोरेट्स पर रिजर्व्ड सीटों के लिए मानना पड़ा। स्रोत में जिक्र है कि उन्होंने ये समझौता बहुत भारी मन से किया, देश की एकता के नाम पर। लेकिन उनके मन में ये डर बना रहा कि इससे उनके समाज के हितों की पूरी तरह रक्षा नहीं हो पाएगी। क्यों? उन्हें क्या लगता था? उन्हें लगा कि आरक्षित सीटों से जो चुने जाएंगे वो सवर्ण वोटों पर भी निर्भर रहेंगे, तो शायद वो खुलकर दलितों के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। किताब कहती है कि उन्हें लगता था कि इतिहास बताएगा कि उनकी जो पहली मांग थी अलग प्रतिनिधित्व की, वो ज्यादा सही थी। तो इन मतभेदों की असल जड़ क्या थी? स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है। गांधी जी धर्म की बात करते थे, बाबा साहब अधिकारों की। गांधी जी आत्मा की बात करते थे, बाबा साहब इंसान की गरिमा की। क्या आप इस अंतर को थोड़ा और समझा सकते हैं? और इसी से जुड़ा सवाल सुधार बनाम परिवर्तन पर बाबा साहब का नजरिया, किताब उसे भी सामने लाती है। हाँ, ये उनके नजरिए का एकदम बुनियादी फर्क था। गांधी जी का रास्ता ज्यादातर नैतिक था, आध्यात्मिक था। वो मानते थे कि छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो हिंदू धर्म के अंदर की कमियां हैं और इन्हें सवर्णों का हृदय परिवर्तन करके उनके पश्चाताप से दूर किया जा सकता है। उनका जोर सुधार पर था। दूसरी तरफ बाबा साहब का विश्लेषण ज्यादा स्ट्रक्चरल था। अंबेडकर्स क्रूसेड के हिसाब से उनका मानना था कि अस्पृश्यता सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हिंदू धर्म के शास्त्रों में, खासकर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में बाकायदा स्वीकृत है, स्थापित है। ये जाति व्यवस्था का लॉजिकल नतीजा है। इसलिए सिर्फ दिल बदलने से काम नहीं चलेगा, उस पूरी व्यवस्था को ही चुनौती देनी होगी जो इस गैर बराबरी को बनाती है और बनाए रखती है। मतलब वो समस्या की जड़ पे हमला करना चाहते थे, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। बिल्कुल, इसीलिए वो सुधार के बजाय परिवर्तन की बात करते थे। किताब समझाती है कि उनके हिसाब से सुधार क्या करता है, वो मौजूदा व्यवस्था को थोड़ा बहुत ठीक करके उसे बचाने की कोशिश करता है, जबकि परिवर्तन उस अन्याय वाली व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखता है। वो सिर्फ छुआछूत मिटाना नहीं चाहते थे, वो जाति व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1927 में सबके सामने मनुस्मृति जलाई, वो किताब जो उनके हिसाब से जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव को धार्मिक सहमति देती थी। ये एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत बड़ा कदम था ये दिखाने के लिए कि वो पुरानी अन्याय भरी सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह नकारते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सिंबोलिज्म था। उनका मानना था कि अधिकार भीख मांगने से या किसी की दया पर निर्भर रहने से नहीं मिलते,
उन्हें छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और ये परिवर्तन सिर्फ सामाजिक नहीं होना था। बाबा साहेब ने बहुत जोर देके कहा कि भाई राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है, बेमानी है, जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता न हो। किताब में उनके उस मशहूर भाषण का जिक्र है जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था, जहां उन्होंने चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, एक व्यक्ति एक वोट, और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र के इस ढांचे को उड़ा देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। कितनी बड़ी चेतावनी थी ये उनकी कमाल की दूरदर्शिता थी। अंबेडकर्स क्रूसेड इस बात को हाईलाइट करती है कि वो समझ रहे थे कि सिर्फ एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत काफी नहीं है। अगर उस व्यक्ति के पास सामाजिक इज्जत नहीं है, आर्थिक सुरक्षा नहीं है, तो क्या करेगा वो वोट का? अगर करोड़ों लोग गरीबी में, भुखमरी में, अशिक्षा में, रोजमर्रा के सामाजिक अपमान में जी रहे हैं, तो उनके लिए राजनीतिक आजादी का क्या मतलब है? क्या मायने हैं उसके? सही बात है। एक ऐसा समाज जो सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना बटा हुआ हो, वहां राजनीतिक लोकतंत्र की नींव हमेशा कमजोर रहेगी। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा जब सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र भी आएगा। यानी जब जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म होगा, जब संसाधनों का बंटवारा ठीक से होगा, सबको मौके मिलेंगे बराबर। दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान, महिलाएं, जब तक इन सब की तरक्की नहीं होगी, भारत का असली विकास नहीं हो सकता। इसीलिए उनके लिए अपने समाज का उत्थान और देश का उत्थान, ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और इसी समानता, गरिमा और न्याय की तलाश उन्हें आखिरकार हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने तक ले गई। 1956 में नागपुर में उनका लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाना, ये तो एक ऐतिहासिक घटना है। स्रोत इस फैसले के पीछे क्या कारण बताता है, इसका गहरा मतलब क्या था? ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था। किताब इसे एक गहरी वैचारिक क्रांति के रूप में देखती है। आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति और एक नए समाज बनाने की घोषणा। स्रोत उनके उस भाषण का जिक्र करता है जो उन्होंने धर्म बदलते समय दिया था, जहां उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नरक से निकल आया हूं, आज मैं फिर से इंसान बन गया हूं। ये शब्द उनके जीवन भर के संघर्ष और उस दर्द को दिखाते हैं जो उन्हें और उनके समाज को हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में झेलना पड़ा था। उन्होंने पाया कि हिंदू धर्म के अंदर रहकर जाति से छुटकारा मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि वो इससे समानता, करुणा, बुद्धि और तर्क पर आधारित मानते थे, जहां जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं थी। ये उनके लिए सिर्फ अगले जन्म सुधारने का मामला नहीं था, बल्कि इसी जीवन में सम्मान और बराबरी पाने का रास्ता था। तो ये एक तरह से सामाजिक और मानसिक गुलामी से आजादी की घोषणा थी कि हम अब इस व्यवस्था को नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, किताब यही बताती है। उनका संदेश था कि गुलामी के सबसे गहरी जड़ें इंसान के मन में होती हैं। जब तक आप खुद को दूसरों से कम मानेंगे, जब तक आप अपनी किस्मत को भगवान की मर्जी या पिछले जन्म का फल मानकर बैठे रहेंगे, तब तक कोई बाहर की ताकत आपको आजाद नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने कहा, अपनी सोच बदलो, अपना नजरिया बदलो। बौद्ध धर्म अपनाना उनके लिए इसी मानसिक मुक्ति का प्रतीक था। ये कहना कि हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, हम किसी पुरानी व्यवस्था के गुलाम नहीं हैं। तो आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की विरासत क्या है? स्रोत कहता है, उन्होंने अपने समाज को केवल अधिकार नहीं दिए, आत्मसम्मान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। किताब उनकी विरासत को कैसे देखती है? उनकी विरासत बहुत बड़ी है, कई परतें हैं उसमें। अंबेडकर्स क्रूसेड इसे कई स्तरों पर देखती है। पहली और सबसे अहम विरासत तो यही है, करोड़ों लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जगाना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वो किसी से कम नहीं है, वो भी इंसान हैं, बराबरी के हकदार हैं। उन्होंने एक गूंगे, दबे हुए समाज को आवाज दी, पहचान दी। दूसरी बड़ी विरासत है उनका दिखाया रास्ता, शिक्षा, संगठन और संघर्ष का रास्ता, जो आज भी हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए उतना ही जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान ताकत है, एकता बल है और अपने हकों के लिए लड़ना जरूरी है। तीसरी और शायद सबसे ठोस विरासत है भारतीय संविधान, जिसके बनाने में उनकी भूमिका सबसे अहम थी। उन्होंने संविधान के जरिए समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों को कानूनी रूप दिया, जो आज भी भारत के लोकतंत्र का आधार हैं।
सिर्फ बातें करने पर नहीं। बिल्कुल, किताब इस बात पर भी जोर देती है कि वो सिर्फ सोचने वाले या लिखने वाले नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने संस्थाएं बनाई, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, राजनीतिक पार्टियां, अखबार निकाले, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, आंदोलन चलाए, महार सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश आंदोलन, किताबें लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास। उनका पूरा जीवन एक्शन का, संघर्ष का उदाहरण है। और जैसा स्रोत कहता है, बाबा साहेब केवल व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। उनका विचार आज भी दुनिया भर में अन्याय, गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ लड़ने वालों को प्रेरणा देता है। उनका दर्शन यही था कि समाज की सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करने से ही पूरा समाज, पूरा देश मजबूत होगा। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान की पहचान सबसे पहले इंसान के रूप में होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई और पहचान आती है। तो संक्षेप में अगर मैं कहूँ, आज की इस बातचीत में हमने अंबेडकर्स क्रूसेड के जरिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के कई अहम पहलुओं को समझने की कोशिश की। समानता और आत्मसम्मान पर उनका जो अटूट जोर था, शिक्षा और कानून को बदलाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करना, गांधी जी के साथ उनके वैचारिक मतभेदों की गहरी जड़ें, सामाजिक आर्थिक न्याय पर उनकी दूर की सोच, बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे का दर्शन और सामाजिक न्याय के एक प्रतीक के रूप में उनकी जो स्थायी विरासत है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, जो किताब की मूल भावना से भी जुड़ा है। बाबा साहब ने संविधान सौंपते हुए चेतावनी दी थी कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र काफी नहीं है, हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी हासिल करना होगा, वरना हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, वो चेतावनी। आज आजादी के इतने दशकों बाद, संविधान लागू होने के इतने साल बाद, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हम उनके इस चेतावनी पर कहां तक खरे उतरे हैं? क्या हमने वाकई एक ऐसा समाज बनाया है जहां हर इंसान को, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, समान अवसर और मानवीय गरिमा हासिल है? बाबा साहब का समानता और न्याय का सपना आज जमीनी हकीकत में कितना बदला है? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद लगातार सोचते रहना और काम करते रहना ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वाकई ये बहुत गहरे और आज के समय के लिए भी उतने ही प्रासंगिक सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इसी सोच के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इन विचारों ने आपको भी सोचने के लिए नई सामग्री और दिशा दी होगी।